आज हम EMRC के फिजिक्स के पेपर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बॉल को एक हॉरिजॉन्टल स्पीड से फेंका गया है 20 मीटर की हाई बिल्डिंग से। ठीक है, जब वो ज़मीन से टकराती है तो वो 45 डिग्री के एंगल पे आती है। तो हमें बताना है कि उसकी जो इनिशियल स्पीड थी वो क्या थी जब अपन जी की वैल्यू 10 ले हुए। तो जैसा आप देख रहे हैं कि इसको इस डायरेक्शन में फेंका गया है, UI अपने को पता है 0 है, AY जो है वो ग्रेविटी की वजह से 10 है और AX 0 है। तो अगर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको करें तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होएगा HUYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। H की वैल्यू अपने को पता है 20 मीटर है, UY जो है वो 0 है, इसलिए हाफ AYT स्क्वायर से अपने पास T की वैल्यू 2 आएगी। तो VY क्या होता है UY प्लस AYT फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ से अपन VY की वैल्यू निकालेंगे जो 20 आ रही है। फिर अपने को पता है कि जो 10 45 डिग्री है परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस की वजह से VY और VX जो है वो दोनों की वैल्यू 20 आ रही है। और UX और VX बराबर है क्योंकि X की डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है। तो अपने पास जो इनिशियल वेलोसिटी आ रही है UX वो 20 आ रही है, पर इन ऑप्शंस में कहीं भी 20 नहीं है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन के जो मिसप्रिंट हुई है इसमें या क्वेश्चन में नहीं दिया वो। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें अपने को पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ एंड एक्सीलरेशन टुवर्ड्स साउथ। तो ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो ये चीज़ें पॉसिबल है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन जनरेट ही वेलोसिटी में चेंज के कारण होता है। तो जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में चेंज कंसिडर किया जाता है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो इसमें गलत है। इसको मैंने किया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट कुडंट हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सीलरेशन। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, वो कहता है कि अगर एक लिफ्ट जो है वो अपवर्ड मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, तो उसमें ग्राफ दिया हुआ है लिफ्ट के डिस्प्लेसमेंट के साथ, या मतलब उसकी जो पोजीशन है और सीलिंग की पोजीशन और टाइम के साथ जो अपने को दिख रहा है। तो अपने क्या है कि जब अपन लिफ्ट का कोई बोल्ट लिफ्ट से गिरता है तो उस टाइम उसकी जो इनिशियल स्पीड होती है वो लिफ्ट की स्पीड के बराबर होती है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के साथ वो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से करें अगर y बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो U की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है क्योंकि उसमें इनिशियल स्पीड है और उसमें एक्सीलरेशन भी है ग्रेविटी की वजह से। तो टाइम की जो इक्वेशन है y के साथ वो यहाँ पर एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो पहले इनिशियली वो थोड़ा ऊपर जाएगा लिफ्ट के साथ, फिर वो नीचे आएगा। तो पैराबोलिक जो कर्व है इसके अंदर वो इसका ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। फिर अपन आते हैं 54th क्वेश्चन पे। 54th क्वेश्चन में अपने को दो वेक्टर दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो उनके प्लस का मोड और माइनस का मोड अगर बराबर है तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। तो अपन देख रहे हैं कि अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये अपने को बराबर दिए हुए। ठीक है, तो एक तो अगर इनमें से एक 0 हो तो दोनों वैसे इक्वल हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन अगर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो अगर अपन इसे स्क्वायर करते हैं ए डॉट बी से, ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी A2AB और माइनस 2AB बराबर आ जाएगी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होता है और ये कब होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो इस केस में भी अपन बता सकते हैं। तो इसमें दो सॉल्यूशन है, एक तो ये वाला एक तो ए वाला कि एक तो परपेंडिकुलर हो सकते हैं और एक इन दोनों में से एक 0 है, मतलब ए और बी। तो मतलब इसका चौथा ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों में से ए और बी दोनों सही है इसके। फिर अपन आते हैं 55th क्वेश्चन पे कि एक डायग्राम गिवन है अपने को कि इसमें अपने को रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट निकालना है। अपन ट्राइंगल लॉ से अपन जानते हैं कि आर वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर तो होगा
और ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ऊपर अपने को एक पैरेलल लाइन बनाकर 60 डिग्री दिखाया हुआ है। तो उसमें क्या हो जाएगा, अगर एक 4 है, एक 3 है और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो अपना रिजल्टेंट है वो डायरेक्ट अपने पास 5 आ जाएगा। अब x का जो कंपोनेंट है r का, मतलब x के डायरेक्शन में जो r का कंपोनेंट है वो अपन मान लेते हैं r cos थीटा, और थीटा अपन ये वाला एंगल मान लेते हैं इसके साथ वाला। अगर अपन मेजरमेंट करके निकालें, मान लो अपन वैसे थीटा और अल्फा निकाल सकते हैं, पर अगर अपने को पता चल रहा है कि जो थीटा की जो वैल्यू है वो लगभग 10 डिग्री से कम ही है, और कोस की जो 0 और 10 के बीच की जो वैल्यू होती है वो लगभग एक ही होती है, ठीक है। तो इससे अगर r अपन cos थीटा निकालें और थीटा अपने को पता है 10 के नीचे नीचे है, तो उसकी वैल्यू लगभग r के बराबर ही आएगी। तो r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 है, तो r cos थीटा भी लगभग 5 आएगा। जिसमें जो 5th क्वेश्चन है वो 5th आंसर जो इसका, मतलब चौथा ऑप्शन जो है वो सही है इसका आंसर। वैसे अगर अपन इसको थीटा निकाल के भी करते हैं तो लगभग 4.9 के आसपास आएगा, जो मैंने किया था, पर मैंने ज़्यादा लेंदी होने की वजह से मैंने कहा डायरेक्ट ऐसे ऐसे कर सकते अपन। फिर अपन आते हैं 56 पे। 56 जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि एक सर्कुलर फ्री वे एंट्रेंस है और बेसमेंट में पार्किंग है कोई, उसके अंदर जो है स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, और उसको ऐसे डिजाइन करना है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अंदर एंटर कर सके, ऐसा कुछ है। तो अपने पता है कि जो सर्कुलर जो बैंक्ड पाथ होता है उसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो आर के प्रोपोर्शनल होती है, आर के रूट के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इसमें अपने को बाकी कुछ चेंज करना नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि बाकी सब चीज़ों को सिमिलर रखे, अपने को सिर्फ रेडियस में चेंज करना है। तो v का जो स्क्वायर है वो r के प्रोपोर्शनल है। तो अपने को अगर वेलोसिटी डबल करनी है, 20 की 40 करनी है, तो रेडियस कम से कम 4 टाइम करनी होगी, जैसे कि आपको इसमें दिखाया हुआ है कि v1 का स्क्वायर अपॉन v2 का स्क्वायर बराबर r1 अपॉन r2 है। तो इस हिसाब से r2 की वैल्यू जो है वो r1 की 4 टाइम्स होगी। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है द रेडियस ऑफ फ्री वे नीड टू बी 4 टाइम्स, ये इसका सही आंसर होगा। फिर अपना 57th क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट फोर्स गिवन है और उसमें y की डायरेक्शन में 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो y की डायरेक्शन में 3 मीटर मतलब 3j कैप अपन ले सकते हैं, और w बराबर क्या होता है f वेक्टर डॉट s वेक्टर। तो अपन इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 21 न्यूटन मीटर आएगा, जो इसका 4th ऑप्शन है वो सही होगा, आप देख रहे हैं। फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसमें दिया हुआ है एक सिस्टम दिया हुआ है, 3 ऑब्जेक्ट कुछ एक रस्सी से बंधे हुए हैं, जिसकी खुद की जो वेट है फ्रिक्शन है इसमें लगभग 0 बताया हुआ है, और उसके नीचे एक पुली से एक वेट है जो 6 किलोग्राम मास का जो नीचे लटकाया हुआ है। तो अपने को बी और सी के बीच का जो टेंशन है वो T2 निकालना है। तो अपने को पता है कि भाई इस पॉइंट पर जो इसका वेट जो है वो टेंशन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनती है कि इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ma, वो क्या होगी वेट माइनस टेंशन, कि डी पॉइंट पर एट पॉइंट डी जो है इस पर क्या होगा, मान लो कि इसका मास 6 है, उसका एक्सीलरेशन 6a है, तो 60 माइनस T3, इसका वेट जो 60 हो गया 6 × 10, और जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी के ऊपर टेंशन कितना है, पॉइंट सी पर टेंशन T3, ठीक है। इधर इसका वेट मास कितना टोटल 6 + 2 8 + 4 12, तो 12 किलोग्राम मास है। तो यहाँ पर टेंशन क्या है, इसके इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, T3 = 12a। फिर अपन ये T3 की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो अपने पास a की वैल्यू आती है 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो सेकंड जो T2 टेंशन है, T2 टेंशन के पीछे जो मास है जो टेस्ट है वो 6 + 2 8 kg है, कितना है। तो T2 टेंशन का जो वैल्यू है वो होगा मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 6 × 8 8 × a, 8 × a, तो a की वैल्यू अपने पास है 10/3, जिसकी अपन कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आंसर आ रहा है 80/3 न्यूटन, जिसमें लगभग मिसिंग है। अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता तो अपना आंसर 30 आ जाता, जो पॉसिबल होता, या फिर हो सकता है इसमें कुछ मिसप्रिंट हो। अब अपन आते हैं 59 क्वेश्चन पे। कैन ऑब्जेक्ट मूविंग ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन इनिशियल फ्रेम, इसमें
कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है इसमें से, कि नॉट हैव एनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन, इवेंचुअली स्टॉप ड्यू टू ग्रेविटी, हैव नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और हैव नेट फोर्स नॉट नेट जीरो फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अपने को पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन से उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब उस पर जो नेट जीरो फोर्स है वो वाला ऑप्शन सही है, कि हैव जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होते हैं वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हैं। फिर अपना आते हैं 60th क्वेश्चन में। ये जो दिया हुआ अपने को कि द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज डायरेक्टली कंसिक्वेंस ऑफ। अपने को पता है कि जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन का ऐसा सीन जरूरी नहीं है, पर इसमें क्या जरूरी है कि उस पर सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी है, और सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड द सेंटर होती है, मतलब वहाँ पर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी क्या होगी, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन भी टूवर्ड द सेंटर होगी। तो एन एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेम पॉइंट, ये इसका सही जवाब होगा जो इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब बी ओनली इसका जो फोर्थ जवाब है वो सही होगा। फिर अपना आते हैं 61 क्वेश्चन पे, कि अपने को दो वर्क दिए हुए हैं, एक क्लोज सरफेस पे क्लोज पाथ के ऊपर अपना वर्क डन कर रहे हैं, इतना फोर्स की वैल्यू दी हुई अपने को, तो W1 और W2 की क्या रिलेशन आपस में, W1 ज़्यादा होगा W2 ज़्यादा होगा। अपने को पता है कि जब सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट को अपन मूव कराते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा कंप्लीट साइकिल में, और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन जीरो होगा। तो W2 बराबर W1 बराबर W2 बराबर जीरो, ये दोनों जीरो होंगे। अपन बात करते हैं 62nd क्वेश्चन की। इसमें दिया गया है कि हाँ, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्रिटल सैंपल इज द स्ट्रेस एट विच द सैंपल ब्रेक्स, गेट्स परमानेंट डिफॉर्मेशन, बेंड्स 180 डिग्री, रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। ये होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ब्रेक कर जाता है। 62nd क्वेश्चन में अपने अगर अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाओ तो उसके अंदर दिया होता है कि जहाँ पर एक लिमिट के बाद अगर अपन स्ट्रेस लगाते हैं तो फिर वो लिक्विड की तरह फ्लो करने लग जाता है जो मेटल है और टूट जाता है, तो वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, उसको बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फिर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंके 10 मीटर की हाइट तक, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जो है ऑप्शंस है वो सही हैं, कि क्या क्या कॉन्स्टेंट रहता है। बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी हर पॉइंट पे चेंज होगी, कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। मोमेंटम जो है उसकी स्पीड भी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। उसका एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि उस पर सिर्फ ग्रेविटी का एक्सीलरेशन काम करेगा जो 9.8 है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। द लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगेगा, तो इसमें सी और डी दो सही है, मतलब इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर आते अपन 64th में, कि एक रबर बॉल इज टेकन इन डीप सी, जिसका वॉल्यूम जो है 2% चेंज हो रहा है, उसका बल्क मॉड्यूलस दिया अपने को, डेंसिटी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। अपने को क्या पूछा हुआ है, डेप्थ ऑफ सी। तो डेप्थ ऑफ सी के लिए अपने इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, देखो जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा वी अपॉन वी। इसमें दिया हुआ डेल्टा वी अपॉन वी जो है इसमें 0.2% है, तो अगर इस फॉर्मूले में एफ अपॉन ए जो होता है प्रेशर होता है और इसकी वैल्यू होती है एच डी जी, डी डेप्थ होती है, सॉरी डी डेंसिटी है, एच इसकी हाइट है और जी जो है ग्रेविटी है, और के की वैल्यू अपने को गिवन है, डेल्टा वी अपन वी जो है वो अपने को वो भी गिवन है। तो इस फॉर्मूले को अपन सोल्व करेंगे, अपने को एच निकालना है, ठीक है। तो यहाँ अगर अपन वैल्यू पुट करते हैं डेल्टा वी अपन वी मतलब 2% मतलब 0.2 मतलब 0.2 अपन 100, के की वैल्यू अपने को 10 की पावर 9 दी हुई है, और जी की वैल्यू और डी की वैल्यू अपने को गिवन है,
इनको अगर सोल्व करोगे तो आएगा अपने पास 200 मीटर। जो इसमें चौथा ऑप्शन है वो सही है। फिर अपन आते हैं 65th क्वेश्चन पे कि ए बकेट रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए लिफ्ट कंटेन्स एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो। नाउ द लिफ्ट स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन P. The pressure difference between 2 points in the fluid separated by vertical distance delta x. अपने को पता है कि जब लिफ्ट डाउनवर्ड वो करती है, एक्सेलरेट करती है, तो उसमें एक एडिशनल एक्सेलरेशन आ जाता है कि ग्रेविटी की वजह से जो प्रेशर डिफरेंस था वो तो था ही, अब जो नया आ गया ए की वजह से वो होएगा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो डेल्टा पी होता है वो होता है रो जी डेल्टा एक्स प्लस रो ए डेल्टा एक्स। ए जो यहाँ पर एडिशनल प्रेशर डिफरेंस है ड्यू टू लिफ्ट एक्सेलरेशन। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है उसके कारण ये भी इसमें आ गया। अब हम बात करते हैं 66 क्वेश्चन की। तो इसका मतलब जो ऑप्शन था वो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। 66 क्वेश्चन में देखो एक वुडन ब्लॉक दिया हुआ है, उसके ऊपर कोई मेटल का कुछ रखा हुआ है। अपने को बताया कि जब इसकी जो एल है, जो डिप्ट जो लेंथ है और इसकी वाटर लेवल का जो हाइट है, उनमें क्या फ़र्क आएगा। अपने को पता है कि जो मेटल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है वुडन ब्लॉक के कंपैरिजन में, और वुडन के ऊपर मेटल रखा हुआ है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डूबा हुआ है ज़्यादा वेट की वजह से। पर जैसे ही मेटल इसके अंदर गिरेगा तो मेटल के गिरते क्या होगा, वुडन की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये हल्का सा ऊपर आएगा। ऊपर आएगा मतलब इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, एल जो है। पर जितना पोर्शन वुड का बाहर आएगा उतना वॉल्यूम इस कॉइन का है नहीं, इसलिए एच की वैल्यू भी डिक्रीज होगी, क्योंकि वुड ऊपर जाएगी तो पानी का लेवल नीचे आएगा, और इस मेटल ब्लॉक की वैल्यू उससे कम होगी, उसका वॉल्यूम कम है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो बोथ एल एंड डी डिक्रीजेस, इसमें एल और डी दोनों डिक्रीज होगी। तो एल डिक्रीजेस एंड एच डिक्रीजेस, तो इसमें ए और डी दोनों मिलकर सही होंगे, तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। फिर आते हैं अपन 67 क्वेश्चन पे कि अपने को कैपिलरी दी हुई है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, और उसको 10 सेंटीमीटर नीचे सरफेस पे अपने को एक वाटर बबल बनाना है जिसका जो डायमीटर है वो इस कैपिलरी के डायमीटर का डबल है। मतलब कैपिलरी का डायमीटर 1 है तो उस बबल की रेडियस 1 होगी। तो अपने को पता है कि जो प्रेशर डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, अपने को जो जो वैल्यू गिवन है, सरफेस टेंशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, डेप्थ गिवन है, रेडियस ऑफ बबल जो है वो 1 mm है, मतलब 10⁻³ मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को पता है। तो जो प्रेशर जो है आउटसाइड द बबल जो डेप्थ के अंदर दिया हुआ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 P + D ρ G। इसमें अपन सबकी वैल्यू पुट करके अगर कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास P0 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो एक्सेस प्रेशर होता है वो होता है P - P0 2T/R हेमिस्फेयर के लिए, और P = P0 2T/R। अपने पास P0 की वैल्यू अपने को गिवन है, 2 अपने पास गिवन है, T की वैल्यू अपने को दी हुई है सरफेस टेंशन की, और R की वैल्यू अपने पास गिवन है ना। आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट लेके चेक कर सकते हैं। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 1.0246 × 10⁵। इसको जब राउंड अप करेंगे तो 1.02 × 10⁵ पास्कल। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होएगा। अब आते हैं अपन 68 क्वेश्चन पे। इसमें अपने को दिया हुआ है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है, इसका मतलब इसमें टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो प्रेशर जो फर्स्ट पॉइंट पर है वो हाई होता है, सेकंड पॉइंट पे जब जैसे जैसे प्रेशर डाउन हुआ वॉल्यूम बढ़ता गया। अब सेम ग्राफ अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बनाए तो अपने को पता है टेम्परेचर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, पर इस ग्राफ में प्रेशर जो है वो 0.1 पे ज़्यादा था और 0.2 पे कम था। तो जो सेकंड ग्राफ है कि प्रेशर 0.1 पे हाईएस्ट था, 0.2 पे मिनिमम था, पर टेम्परेचर में इसके साथ कोई चेंज नहीं हुआ कि 1 से 2 तक जब प्रेशर आया तब टेम्परेचर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो ये सही पीटी ग्राफ है इसका। अब आते हैं अपन 69 क्वेश्चन पे। कहाँ तक गया है?
69 क्वेश्चन 64 62 60 58 69%. Which one of the following statements present an evidence that molecules of gas are in motion constantly? Gases are easily compressed. देखो कंप्रेस तो प्रेशर बढ़ाने से हो जाएगा, पर इसमें ये थोड़ी पता चलता है कि उसके मॉलिक्यूल जो है कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, कि विंड्स एक्सर्ट प्रेशर, प्रेशर तो लिक्विड भी डालता अपने पे, हीट इज़ नीडेड टू वेपराइज ए लिक्विड, ये भी जनरल थ्योरी है उसकी स्टेट चेंज करने की। टू गैसेस इंटर डिफ्यूज क्विकली, अगर दो गैसेस इंटर डिफ्यूज होती है, डिफ्यूजन डिपेंड करता है कि अगर वो मूव करेंगे तो ही डिफ्यूज करेंगे, तो काइनेटिक मॉलिक्यूल जो थ्योरी ऑफ गैसेस की वो इसको स्टेट करती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है कि वो इंटर डिफ्यूज हो रही है क्विकली, इसका मतलब वो मोशन कर रही है तभी तो हो रही है। फिर नेक्स्ट ये दिया हुआ है कि एक टेक्नोक्रेट जो है वो ऐसा बताता है कि वो 40% एफिशिएंसी का इंजन बनाएगा, 150 डिग्री और 30 डिग्री के बीच काम करने वाला। तो अगर अपन बात करें कि कार्नोट इंजन की इसी टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो कार्नोट इंजन के फॉर्मूले से इसकी एफिशिएंसी आती है 28.5 डिग्री, है ना, नीटा की जो वैल्यू है। और हमें पता है कि कोई भी इंजन जो है वो कार्नोट इंजन से बेटर काम नहीं कर सकता दो टेम्परेचर के बीच में। तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसको अपोज कर रहा है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, द इंजन इज नॉट पॉसिबल एज इट वायलेट्स द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। इसकी मैक्सिमम जो एफिशिएंसी है वो 28% हो सकती है, पर इसमें बताया गया है कि इसकी एफिशिएंसी जो है वो 40% है, जो पॉसिबल नहीं है इस टेम्परेचर के बीच में। तो अगर आपको आगे के क्वेश्चन भी चेक करने हो तो नीचे कमेंट कर दें, तो मैं अगला वीडियो बना सकता हूँ। अभी मैं आपको 20 क्वेश्चन ही करके दे रहा हूँ, मेरे को किसी ने बोला कि इस पेपर का किसी ने अभी तक वीडियो बना के नहीं दिया इसलिए।